इंडियन एनएसए अजीत डोवाल साहब जो कि 78 साल के हैं, ये गढ़वाल से ताल्लुक़ रखते हैं। उत्तराखंड का गढ़वाल का इलाका है जहाँ से इससे पहले भी बहुत सी अहम शख्सियात इंडिया के नेशनल जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे हैं या ओहदे जो कि डिफेंस से रिलेटेड आला ओहदे हैं वहाँ पर पोस्टेड रह चुके हैं। मिसाल के तौर पर बिपिन रावत साहब गढ़वाल से थे, इसी तरह फॉर्मर रॉ के जो चीफ थे वो भी गढ़वाल से थे, फिर ये एनएसए ये भी गढ़वाल के। तो गढ़वाल गैंग का हमेशा से एक इन्फ्लुएंस रहा है इंडिया की डिफेंस सर्कल्स के अंदर। अजीत डोवाल भी इसी इलाके से हैं। अजीत डोवाल को इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। अब अजीत डोवाल को जेम्स बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे मशहूर सीक्रेट ऑपरेशंस के अंदर अजीत डोवाल की इन्वॉल्वमेंट रही। ये कोई फौजी वोजी नहीं है, बेसिकली ये पुलिस में हुआ करते थे, पुलिस फोर्स का हिस्सा थे और बाद में ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसके हेड भी बने और आईबी का हिस्सा होते हुए इन्होंने 1-2 साल पाकिस्तान के अंदर भी ये जासूसी करते रहे थे। इसके अलावा वो जो खालिस्तान की एक मूवमेंट 1980s में बड़ी भरपूर तरीके से उठी थी, तो उसको कुचलने के लिए एक ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया गया था और उस ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है सिख बरादरी का बड़ा मुकद्दस मकाम, उसके अंदर ये ऑपरेशन किया गया था और वहाँ पर बहुत सारे जो खालिस्तान के लोग थे उनको मारा गया था। ब्लैक थंडर इस ऑपरेशन को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा लिया था वो ब्लैक कैट कमांडोज जो इंडिया के हैं उन्होंने हिस्सा लिया था, तो गालिबन इसीलिए इस ऑपरेशन को ब्लैक थंडर के नाम से याद रखा जाता है। और इसके अलावा 2004 में भी इराक के अंदर जो वहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही थी तो बहुत सारे इंडियंस को, मेरे ख्याल से कोई 40-46 इंडियंस थे जिनको हॉस्टेज बना के रखा गया था, उनको छुड़वाने में भी अजीत डोवाल का नाम लिया जाता है कि इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था। और फिर 1-2 कंट्रोवर्शियल इनके ऑपरेशंस भी हैं। मिसाल के तौर पर 2016 वाले सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स जो कि बेसिकली क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी, लेकिन वो भी इनके खाते में डाला जाता है कि उसके पीछे भी, उसको सक्सेसफुल कराने के पीछे अजीत डोवाल का हाथ रहा है। अब अजीत डोवाल को जो उनके कैरियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला वो मोदी के पीएम बनने के बाद मिला। मोदी ने इनको एनएसए का दर्जा दिया, एनएसए के ओहदे पे इनको बिठाया और तब से लेकर ये मोदी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। तो नेचुरली इनकी जो हमदर्दियां हैं वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ हैं क्योंकि उन्होंने ही इनको इतने बड़े ओहदे से नवाजा। शायद अगर कांग्रेस होती तो ये कभी भी इतने बड़े ओहदे पे नहीं पहुंच सकते थे। बिल्कुल ये इनका भी जयशंकर वाला हिसाब किताब है। जयशंकर भी ब्यूरोक्रेट था, अजीत डोवाल भी ब्यूरोक्रेट था, जो कि बाद में यूँ समझें कि सियासी सिस्टम का हिस्सा बने। और जो जयशंकर है वो भी ब्यूरोक्रेट था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर ये पोस्टेड होते थे। इसको मोदी ने फॉरेन मिनिस्टर बनाया। तो दोनों शख्सियात के कैरियर में थोड़ी सी सिमिलरिटी इस हिसाब से है कि दोनों के ऊपर मोदी का हाथ रहा है। अब पिछले दिनों अजीत डोवाल साहब ने एक अजब सा बयान दिया है जिसके ऊपर खुद इंडिया के अंदर से ही क्रिटिसिज्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब होते, जिंदा होते, तो इंडिया स्प्लिट ना होता। एनडीटीवी को मैं कोट कर देता हूं, इन्होंने लिखा कि इंडिया वुडंट हैव बीन पार्टीशन्ड इफ नेताजी वाज देयर, अजीत डोवाल। अजीत डोवाल said Netaji was determined to fight the British for India's independence and never wanted to beg for freedom। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस साहब जो थे वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक रेजिस्टेंस फोर्स उन्होंने बनाई हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज़ादी जो इंडिया को मिली है ना, कभी भी नहीं मिलती, अगले 100 साल तक नहीं मिलती अगर गांधी नहीं होता तो, दैट्स फॉर श्योर। इसकी वजह यह है कि गांधी वाज द रियल पावर। गांधी के पीछे लोग थे इंडिया के। असल जो रिप्रेजेंटेशन थी ना इंडियन पब्लिक की वो गांधी कर रहा था। देखें, आज़ादी लेने में सिर्फ हार्ड पावर का कभी भी किरदार नहीं होता। मार धाड़ से आज़ादियाँ इस तरह नहीं मिलती। आज़ादी हमेशा जो मिलती है ना उसमें आपको डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस का रोल ज़्यादा नज़र आता है। अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल तक तालिबान लड़ते रहे, लेकिन वो तो प्रेशर ग्रुप था ना जो लड़ रहा था। असल में जो गेम पलटा है वो उनके डिप्लोमेटिक जो उनके लोग थे जो कि कतर के ऑफिस में बैठे हुए बात कर रहे होते थे अमेरिकन से और बाकी के फोर्सेस से।
असल में उन्होंने ज़्यादा रोल प्ले किया। ये नीचे जो लड़ रहे होते थे ये प्रेशर टैक्टिक ज़रूर था, प्रेशर ग्रुप ज़रूर थे और इनका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन जो गेम इनके हाथ में आई है वो वहाँ से आई है, वो उधर जो कतर के ऑफिस के अंदर डेवलपमेंट्स होती थी। गांधी का अपना एक तरीकाकार था, स्ट्रगल उसकी जो थी, मिसाल के तौर पर आप देखें गांधी के ऊपर अक्सर कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया, लेकिन गांधी के जो एक्शंस थे उसको ज़रा आप केयरफुली आप करें ना एनालाइज, तो वो ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे असल में अंग्रेज़ों के ऊपर। वो यूं कि जब अंग्रेज़ टेरर फैला रहे थे इंडिया के अंदर कि इसको उठा लिया, उसको उठा लिया, इसको पकड़ के जेल में डाला, उसको पकड़ के ऐसे ही मार दिया बिना किसी कानून के, तो उन दिनों में गांधी आपको जेल भरो तहरीक स्टार्ट करता हुआ नजर आता है कि जेल भरो कितनों को तुम डाल सकते हो अपनी जेलों के अंदर। यानी वो उनको बता रहा था कि तुम्हारी जेलों में कुछ हजार लोग आने की और उनको डालने की सिर्फ कैपेसिटी है, पैसा भी इससे ज़्यादा कैदियों पे खर्च नहीं कर सकते, मेरे पास लाखों लोग हैं, किधर भागोगे तुम। तो ये जो सिग्नलिंग होती है ना, असल में ये ज़्यादा दबाव डाल रही होती है कि जेल भरे हुए हैं, मज़ीद लोग रखने की जगह नहीं है, तो मज़ीद जो प्रोटेस्ट सड़कों पे होंगे उसको कौन रोकेगा, फिर कौन से फौजी रोकेंगे, फौजी तो सारे ऑक्यूपाइड हैं जेलों के अंदर ना। दूसरी जो फोर्सेस उस जमाने में आप देखते हैं, एक तो सुभाष चंद्र बोस था जो कि डायलॉग्स की समझे कुछ ज्यादा हक में था नहीं, वो मतलब हार्ड पावर यूज करने के हक में हुआ करते थे। दूसरे फोर्स गांधी साहब थे जो कि डायलॉग्स भी कर रहे होते थे, एक सिस्टम को लेकर चल रहे थे आगे। तीसरी फोर्स आरएसएस वाले थे जो कि अंग्रेजों के तो बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे और ऑन रिकॉर्ड उनके लोगों ने लेटर्स लिखे हुए हैं जिनमें उन्होंने खुद को अंग्रेज़ों का वफादार नौकर डिक्लेयर किया हुआ, इंक्लूडिंग सावरकर के खतूत आज भी मौजूद हैं। जेल से निकलने के लिए उन्होंने लिटरली पांव पड़े हैं वो अंग्रेज़ों के कि मुझे जेल से निकालो, मैं तो आपका नौकर हूँ, मुझे क्यों बांध के रखा है जेल के अंदर आपने। लेकिन अब इंडिया में नया ट्रेंड ये स्टार्ट हो चुका है कि ये जो मोदी साहब की पार्टी है ये और आरएसएस वाले जो हैं, इन्होंने एक तो गांधी को डाउन प्ले करना शुरू किया है ना, और वो जो अंग्रेज़ों के वफादार नौकर थे उनको इन्होंने प्रोमोट करना शुरू किया है कि ये आज़ादी के स्ट्रगल के हीरो थे, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भी हाईजैक करने की ये कोशिश कर रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं गोया कि सुभाष चंद्र बोस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से मुतासर था, विच इज़ एब्सोल्युटली रबिश। कुछ अर्सा पहले मोहन भागवत ने बयान दिया जो कि आरएसएस के चीफ हैं, एंड आई कोट आउटलुक इंडिया के goals of RSS and Netaji Subhash Chandra Bose are similar. RSS chief Mohan Bhagwat said Netaji Subhash Chandra Bose was first associated with the Congress and followed its path of Satyagraha and Andolan, but when he realized that this was not enough and there was a need for freedom struggle, he worked towards it. लेकिन ये जो सारी बातें ये बेबुनियाद हैं और ये सिर्फ हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की स्ट्रगल को। इनकी जो डॉटर है वो जिंदा हैं सुभाष चंद्र बोस की। अब आप ज़रा उनके अल्फाज सुनिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी का किसी किस्म का कोई ताल्लुक सुभाष चंद्र बोस से है ही नहीं। द वायर को मैं कोट करता हूँ, आरएसएस आइडियोलॉजी पोल्स अपार्ट फ्रॉम सुभाष चंद्र बोसेस says his daughter on birthday celebrations. The planned fanfare celebration of Bose's birthday is to partially exploit her father's legacy, Anita Bose Fab said. और इसी तरह से एनडीटीवी को मैं कोट करता हूँ, नेताजी was leftist. BJP and RSS don't reflect his attitude, daughter. RSS ideology and the nationalist leaders' ideas of secularism and inclusiveness are poles apart and do not coincide, she said. तो ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, अजीत डोवाल साहब हो गए या फिर आरएसएस के जो लोग हैं, ये जो सुभाष चंद्र बोस को अपनी तरफ मंसूब करने की एक तरह से लोगों का माइंड बनाने की कोशिश करते हैं ना, कि गोया कि वो इन्हीं के जैसे लोग थे, आरएसएस वालों के जैसे और बीजेपी वालों के जैसे। ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने भी डोवाल साहब की इस स्टेटमेंट पे रिएक्शन देते हुए कहा है, उनका जो जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश, इन्होंने कुछ बुनियादी सवाल किए हैं अजीत डोवाल से, और मैं एनडीटीवी को ही कोट करता हूं। वो कह रहे हैं जयराम रमेश के मिस्टर अजीत डोवाल हु डजंट स्पीक मच हैज नाउ ज्वाइंड द ट्राइब ऑफ डिस्टोरियंस। वन, डिड नेताजी चैलेंज गांधी? ऑफ कोर्स ही डिड। टू, वाज नेताजी अ लेफ्टिस्ट? ऑफ कोर्स ही वाज। थ्री, वाज नेताजी सेक्युलर? ऑफ कोर्स staunchly and stoutly so. Fourth, would partition not have happened if Netaji was alive then? Who can say, because by 1940 Netaji had formed the forward bloc.
You can have opinions on this, but it is a controversial question, he tweeted. तो अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के ज़्यादा करीब आपको नज़र आते हैं, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट थे, उनके ज़्यादा करीब नज़र आते हैं। दूर दूर तक उनका कोई आपको कहीं से भी ताल्लुक नज़र नहीं आता आरएसएस और बीजेपी के साथ। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे और तरीक़ेकार के अंदर भी डिफरेंसेस थे। सुभाष चंद्र बोस जो था वो अंग्रेज़ों के लड़ने के हक़ में था, अंग्रेज़ों से लड़ने के हक़ में था, और जबकि ये जो थे ये अंग्रेज़ों को अपना माई बाप कहते थे। इनके लीडर्स जो थे आरएसएस वालों के, बीजेपी वालों के जो हीरो हैं, आरएसएस के लीडर्स बीजेपी वालों के भी हीरो हैं, तो वो तो अपने खुतूत में कैटेगोरिकली खुद कह चुके हैं अंग्रेज़ों को कि माई बाप हम तो नौकर हैं। और देखिए नौकर कभी भी आज़ादी नहीं लेकर देता इस तरह से। लिहाजा हकीकी जो रोल प्ले किया हुआ इंडिया की आज़ादी में वो वाकई गांधी ने ही किया हुआ है। प्रेशर टैक्टिक ज़रूर आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जो कर रहा था वो प्रेशर ज़रूर डाल रहा था इनके ऊपर, लेकिन आज़ादी लेने के लिए इनफ नहीं था। वो आज़ादी लेने के लिए वही राह सही थी जो कि गांधी ले रहा था, और गांधी ने आखिर में वो ऑब्जेक्टिव हासिल भी कर लिया। एज फार एज ये क्वेश्चन है कि इंडिया टूटा क्यों, वो आरएसएस वालों की वजह से टूटा, जिन्हें को कोई कंसर्न नहीं था, जो सेक्युलर इंडियंस थे ना, उनसे जिन्हें खुद भी एक दौर में कांग्रेस का हिस्सा था, इनको कोई आपत्ति नहीं थी। इनको मसला हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से था। जिन्हें को जो फियर था वो ये था कि अगर इंडिया हाईजैक हो गया, इंतहा पसंदों के हाथ में चला गया, तो उसके अंदर मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं होगा, इंडिया के मुसलमानों के लिए। इसीलिए उसने कहा कि इसका फिर जो हल है वो यही है कि मुसलमानों को अलग एक बड़ा इलाका दे दिया जाए और हिंदू बरादरी की अक्सरियत जो है वो दूसरे इलाके में रहे, और यही जिन्ना ने किया आखिर में।